Hello students, welcome back to your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter 12th class history chapter 2nd name kings farmers and towns. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमारे लिए स्टेट्स एंड इकोनॉमी के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे जो 600 BCE का टाइम पीरियड था और उससे लेकर 600 कॉमन एरा या एडी का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जो टर्निंग पॉइंट आए और इस ड्यूरेशन में जितने भी क्या है डेवलपमेंट्स हुए, इस चैप्टर के अंदर हम उन सबको देखेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और साथ में ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span 1500 years following the end of the हड़प्पन civilization। जब क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया और इस टाइम पीरियड में क्या है 1500 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, इतना लंबा टाइम पीरियड में क्या है बहुत से प्रकार के डेवलपमेंट हुए सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। दिस वाज आल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में क्या है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने ऋग्वेदा को कंपोज किया। तो ऋग्वेदा को कंपोज करने का टाइम पीरियड क्या था 1500 BC से 1000 BC। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज इन मैनी पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो नॉर्थ इंडिया और डेक्कन प्लेटू और जो कर्नाटका का पार्ट था, यहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स था जो इमर्ज हो रहा था इन सभी पार्ट्स के अंदर। Beside there is evidence of pastoral population in the Deccan and the further south. New modes of disposals of death including the making of elaborate stone structure known as a megalith emerged in central and south India from the first millions BC. In many cases the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons। तो दूसरी ओर क्या है जो पेस्ट्रोल पॉपुलेशंस थी वो डेक्कन पार्ट के डेक्कन साउथ के अंदर बढ़ रही थी। और साथ ही साथ जो यहाँ पर एक मेगालिथ टर्म आया है कि मेगालिथ क्या थे, तो जो साउथ इंडिया था उसके अंदर जो पीपल्स की जो डेड बॉडी थी उनको क्या है बरियल्स किया जाता था। तो उनके लिए क्या है बड़े बड़े जो स्टोन्स होते थे उनका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। उनकी डेड बॉडीज को क्या है बरियल्स करने के लिए उसको मेगालिथ कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेगालिथ क्लियर हुआ होगा। और उनके साथ क्या है वो आयरन से बने टूल्स और वेपन्स को भी क्या है बरियल्स किया करते थे। जैसा कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था कि वो लोग क्या है जब किसी पीपल की जब डेथ हो जाती थी तो वो डेड बॉडी को बरियल्स करने के लिए पिट्स के अंदर बरियल्स क्या करते थे। उनके साथ क्या है जो आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे, पोट्री लाइक ऑर्नामेंट्स और डेली यूज़ की जो थिंग्स हुआ करती थी उनको क्या है उनके साथ बरियल्स क्या करते। तो सेम वैसा ही क्या साउथ इंडिया में होता था क्योंकि यहाँ पर क्या आयरन टूल्स और वेपन्स का उन्होंने यूज़ किया। तो इस टाइम पीरियड में क्या है आयरन की खोज हो चुकी थी, लोहा एग्जिस्ट हो चुका था। अब हम आगे देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं उसने इस टाइम पीरियड को किस प्रकार से जाना कि ये डेवलपमेंट हुआ, तो कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ किया उन्होंने। इंस्क्रिप्शंस का, टैक्सीज में जो बुद्धिस्ट टैक्स थे और जैनिज्म टैक्स और अदर टैक्सीज को इंक्लूड किया गया है। जो कॉइन्स थे साथ साथ में जितने भी विचुअल मटेरियल्स थे उनको इंक्लूड किया गया और उन सब को क्या है इसमें इंक्लूड करके इन सोर्सेज को उन सब डेवलपमेंट के बारे में जाना गया। अब हम आगे देखते हैं और इसमें देखते हैं दो टर्म्स आए प्रियदर्शी और प्रिंसेप। तो सम ऑफ द मोस्ट मोन्यूमेंट्स डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी। तो एपिग्राफी का मीन्स है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना एपिग्राफी कहलाता है। टुक प्लेस इन द 1813। दिस वाज जेम्स Prinsep, an officer in the mint of the East India Company, decipher Brahmi and Khrosty, two scripts used in the earliest inscriptions and coins। तो हु वाज जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था। उसने क्या है ब्राह्मी और ख्रोस्टी टू स्क्रिप्ट थी उनको डायस्पर किया, मतलब उनको रीड किया, उनको पढ़ा और दुनिया के सामने लाया कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है।
और जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, उनके ऊपर जो ये स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी उनको रीड किया। तो पियादसी का मीन्स क्या होता है? यहाँ पर पियादसी किसके लिए यूज हुआ है? तो पियादसी जो टर्म है ये अशोका के लिए यूज हुआ है। पियादसी का मीन्स है प्लीजेंट टू बीहोल्ड। तो यहाँ पे एपिग्राफी दी गई है। एपिग्राफी का मीन्स बताया गया कि एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना एपिग्राफी कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं और इधर आपके बॉक्सेज में दिया गया है कि इंस्क्रिप्शंस क्या है। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पोट्री। और इसके अलावा वो केव्स के ऊपर भी लिखे जाते थे। जो मोनूमेंट्स होते थे, उनके पिलर्स थे, उनके ऊपर भी क्या है, इनग्रेव की जाती थी। तो इंस्क्रिप्शंस वो होते थे जो हार्ड सरफेस के ऊपर लाइक स्टोन, मेटल, पोट्री, यहाँ तक केव्स होती थी और मोनूमेंट्स के जो पिलर्स होते थे और कॉपर प्लेट्स होती थी, उन सब के ऊपर जो राइटिंग लिखी जाती थी और लंबे टाइम तक जो डिस्ट्रॉय नहीं होती थी, बनी रहती थी हार्ड सरफेस के ऊपर, उनको इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख कहा जाता है। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोज हु communist them and include the exploits of kings or donates made by women and men to religious institutions. Inscriptions are virtually permanent records, some of which carry dates, other are dated on the basis of the paleography or styles of writing with a fair amounts of frictions. For instance, in c 250 BC the letter a was written like, मतलब उल्टा के की तरह लिखते थे, और 500 BC के अंदर वो क्या है, ए वर्ड को पै पतंग की तरह या फोर की तरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो वो जितने भी इंस्क्रिप्शन है उनमें क्या है, उस टाइम जो मैन वुमेन्स होती थी उनको कुछ भी क्या है डोनेशन किया जाता था, कुछ भी दिया जाता था, तो उनके बारे में इन इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था। और यहाँ पर बताया गया है कि उस टाइम पीरियड में 250 BC के अंदर जो ए लेटर हुआ करता था उसको उल्टे के की तरह लिखा जाता था, और 500 BC के अंदर 500 CE के अंदर इसको क्या है पै पतंग या फोर की तरह ए वर्ड को लिखा जाने लगा। तो इतना चेंजेस आ गया था। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत, अ नेम फॉर लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, नेम ऑफ रूलर्स सच एज अजातशत्रु एंड अशोका। नो वन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन स्पेल्ड इन their Prakrit forms. In the chapter you will also find terms in language such as Pali, Tamil and Sanskrit. तो अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस थे उनके अंदर क्या है प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। उस टाइम क्या है ऑर्डिनरी पीपल्स की वो लैंग्वेज हुआ करती थी, और प्राकृत लैंग्वेज में अजातशत्रु और अशोका के नाम भी हमें प्राकृत टेक्स्ट में मिलते हैं। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में तो लिखे ही जाते थे, जो लोकल लैंग्वेजेज होती थी लाइक पाली, तमिल और संस्कृत में भी क्या है इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इसके अलावा भी और क्या है लैंग्वेजेज उस टाइम बोली जाती थी, लेकिन उस टाइम में क्या है जो लिखने का रिटन वर्क नहीं किया जाता था। अब हम देखते हैं द अर्लीस्ट स्टेट्स। तो द 16 महाजनपदाज, तो अर्लीस्ट स्टेट में किसको इंक्लूड किया गया है, 16 महाजनपदाज को। द 6th century BC is often regarded a major turning points in early Indian history. तो 6th century के अंदर क्या है हमारी जो अर्ली इंडियन हिस्ट्री थी उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया, और हमने देखा कि जो नए नए स्टेट्स थे वो इमर्ज हो रहे थे। इट इज़ एन एरा associated with early state cities, the growing use of iron, the developments of the coinage etc. तो इस टाइम कौन कौन से टर्निंग पॉइंट आए कि इस टाइम अर्ली स्टेट सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, साथ में ही जो आयरन था वो ग्रोइंग कर रहा था, उसका यूज होने लग रहा था, और साथ साथ में ही जो कोइन एज था उनका डेवलपमेंट्स हो रहा था। तो ये सब चीज़ें क्या है उस एरा के साथ एसोसिएट की जा रही थी। और साथ ही साथ क्या है हमें
हिस्ट्री को जानने के लिए उस टाइम के जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो टैक्सेस थे उन सब से क्या है हमने उस टाइम पीरियड को जाना। 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदाज, तो उस टाइम जो 16 स्टेट्स थे उनको महाजनपदाज के नाम से जाना जाता। हम मैप में देखेंगे उस टाइम क्या हमारा पूरे इंडिया के अंदर ओनली 16 महाजनपदाज थे, उनको हम स्टेट्स का नाम भी दे सकते हैं। तो उनमें कुछ स्टेट्स का नाम यहाँ पर दिया गया है लाइक वज्जी, मगधा, कोसला, क्रो, पांचाल, गंधार एंड अवंती। तो ये क्या है उस टाइम के कुछ महाजनपदाज के नाम है। महाजनपदाज वर रूल्ड बाय किंग्स, सम नोन्स एज गणाज एंड संगाज वर oligarchies where powers was shared by a number of men of one collectivity कोल्ड राजाज। तो महाजनपदाज होते थे वहाँ पर क्या है जो किंग्स रूल करते थे और जो गणाज और संघाज के नाम से जाने जाते थे लाइक जो बुद्धा और महावीरा थे वो क्या है गणा और संघा से बिलोंग करते थे। और ओलिगार्चीज क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पीपल्स का जो समूह होता है वो सभी लोग क्या है राजा की तरह क्या है रूल करते हैं, तो उसको ओलिगार्की कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ईच महाजनपदाज हैड अ कैपिटल सिटी, तो प्रत्येक जो महाजनपदाज होता था उसकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी। तो यहाँ बॉक्स में जनपदाज का मीन दिया गया है, द लैंड वेयर आ जना आ पीपल क्लेन और ट्राइब। तो जना का मीन्स क्या है, उसको पीपल कह सकते हो आप, एक क्लैन वंश कह सकते हो, ट्राइब एक जनजाति कह सकते हो, सेट्स इट्स फुट्स और सेटल्स इट इज अ वर्ड यूज बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। जो जनपदा जो वर्ड है वो प्राकृत और संस्कृत वर्ड के यूज से बना है। और जनपदा का मीन्स है कि जो जन क्या है अपना फुट सेटल कर दे या कोई पीपल वहाँ पर रहने लग जाए उसको जनपदाज कहते हैं। तो जनपदाज से मिलकर क्या है महाजनपदाज का आगे चलकर निर्माण हुआ, वो हम आगे देखेंगे। ब्राह्मणाज बिगन्स कंपेयरिंग संस्कृत टैक्स नोन एज द धर्मशास्त्रा। तो ब्राह्मण्स ने क्या है उस टाइम जो टैक्सेस लिखे संस्कृत में उनको धर्मशास्त्रा के नाम से जाना जाता है। रूलर वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशियंस। तो उस टाइम रूलर्स का क्या काम होता था, वो एडवाइस करते थे, वो टैक्स को कलेक्ट करते थे, जितने भी उनको ट्रिब्यूट्स जो भेंट या उपहार गिफ्ट मिलते थे कल्टीवेटर से वो कलेक्ट करते थे। यहाँ तक कि जो ट्रेडर्स होते थे, आर्टिशियंस होते थे, उन सब से भी वो क्या है टैक्स कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें ओलिगार्की क्या होता है। तो ओलिगार्की का मीन्स दिया हुआ है, रेफर्स टू अ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। द रोमन रिपब्लिक अबाउट विच यू रीड लास्ट ईयर वाच ओलिगार्की इन स्पाइट ऑफ इट्स नेम। तो ओलिगार्की का मीन्स क्या है कि वो गवर्नमेंट जहाँ पर क्या है एक ग्रुप में लोग रूल करते हो तो उसको ओलिगार्की कहा जाता है। मीन्स क्या है हर कोई एक राजा के रूप में यहाँ पर रूल करता है। अब देखेंगे फर्स्ट अमंगस्ट द 16 मगधा। तो क्या है मगधा सबसे जो 16 महाजनपदाज थे उनमें से सबसे पावरफुल कौन था, मगधा था। तो हम मगधा को देखेंगे कि वो किस प्रकार से पावरफुल था उस टाइम। Between the 6th and the 4th centuries BCE, Magda in present day Bihar become the most powerful Magh जनपदाज। तो 6th से और 4th सेंचुरी BCE की बात करें तो इस टाइम पीरियड में क्या है जो मगधा था वो उस टाइम क्या है बिहार में सिचुएटेड था, वो मोस्ट पावरफुल था सभी महाजनपदाज में। तो उसके क्या रीजन थे कि वो सबसे मोर पावरफुल कहलाता था। मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन्स दिस डेवलपमेंट इन अ वेराइटीज ऑफ वेज। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस की बात करें तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके डेवलपमेंट को बताने के लिए उन्होंने बहुत सारे रीजन्स दिए हैं। मगधा वाज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव। तो सबसे फर्स्ट रीजन क्या था कि मगधा क्या है बहुत ही क्या है फर्टाइल लैंड थी यहाँ की एग्रीकल्चर के लिए। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था। सेकेंडली आयरन माइंस इन प्रेजेंट डे झारखंड वेयर accessible एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। तो उस टाइम क्या है जो आयरन के टूल्स और वेपन्स
एक मिलिट्री के लिए चाहिए होते थे, तो वहाँ पर क्या आयरन की माइंस थी, तो प्रेजेंट डे में झारखंड में पाई जाती हैं। तो सेकेंडली क्या है, आयरन की माइंस का होना। फर्स्टली क्या है, एग्रीकल्चर लैंड का फर्टाइल होना। और थर्डली हम देखेंगे एलिफेंट्स एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द आर्मी वेयर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द रीजन। तो थर्डली क्या है कि उस टाइम आर्मी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट थे वो एलिफेंट्स थे, वो क्या है वहाँ के जो फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते थे। आल्सो द गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। तो क्या है, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी वो क्या है, एक बहुत ही सस्ता कम्युनिकेशन उस टाइम अवेलेबल करा रही थी। यहाँ पर क्या है, सबसे सस्ता कम्युनिकेशन हो रहा था। Buddhist and Jaina writers who wrote about Magda attributes its power to the policies of individual ruthlessly ambitious kings, of whom Bimsara, Ajasatru and Mahapadam Nanda are the best known, and their ministers who helped implement their policies। तो कुछ हिस्टोरियंस हैं, कुछ इसका और रीजन देते हैं कि जो मगधा था वो मोर पावरफुल किसका रीजन से था। जो बुद्धिस्ट और जो जैनिज्म कि जो टैक्सीज हैं उनमें लिखा हुआ कि जो मगधा था वो क्या है, उस टाइम में उसकी जो पॉलिसीज थी, इंडिविजुअल पॉलिसीज, उसके कारण क्या है मोर पावरफुल बना। रूथलेसली मीन्स उस टाइम पीरियड के कुछ जो किंग्स हैं उनके नाम दिए गए कि वो बहुत ही क्रूअल थे। बिम्सारा लाइक अजातशत्रु और माँ पदम नंदा उस टाइम के क्या है बहुत ही मोस्ट पावरफुल किंग्स माने जाते हैं। साथ में जो उनके मिनिस्टर होते थे वो भी क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो राजगिरा द प्राकृत नेम ऑफ फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगधा। तो पुराने टाइम पीरियड में क्या है, जो मगधा की जो कैपिटल हुआ करती थी, फर्स्ट कैपिटल वो राजगृह या राजगृह हुआ करती थी। जो प्राकृत नेम उसका राजगीर था और वो कहाँ पर सिचुएटेड थी, सिचुएटेड इन बिहार। और बाद में वो क्या है उसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, बाद में उसे पाटलिपुत्रा शिफ्टेड कर दिया गया और प्रेजेंट डे पटना के अंदर है। तो राजगृह का क्या मीन्स है, तो राजगृह का मीन्स है हाउस ऑफ द किंग। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में एन अर्ली एम्पायर। तो इस पैराग्राफ में हम अर्ली एम्पायर के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर 321 BC extend control as for northwest and Afghanistan and Baluchistan, and his grandson Ashoka arguably the most famous rulers of early India conquer Kalinga present day coastal उड़ीसा। तो क्या है, मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसने क्या है मौर्यन फाउंडर को कब इस्टेब्लिश किया, तो 321 BC में इस्टेब्लिश किया। तो इसका जो ग्रैंड सन था अशोका, वो क्या है उस टाइम का मोस्ट फेमस रूलर था अर्ली इंडियन हिस्ट्री के अंदर। उसने किसको कॉन्कर किया था, कलिंगा को कॉन्कर किया था। और कलिंगा प्रेजेंट डे कहाँ पर है, एक कोस्टल रीजन है ओडिशा के अंदर। तो कलिंगा प्रेजेंट डे में क्या है ओडिशा के अंदर सिचुएटेड है। और साथ ही साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो क्या है नॉर्थ वेस्ट से लेकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अब हम 3.1 देखते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्याज। तो मौर्याज को जानने के लिए कौन कौन से ऐसे सोर्सेज थे जो मौर्याज पीरियड के बारे में हमें बताते हैं। दीज इंक्लूडिंग आर्कोलॉजिकल फाइंड स्पेशली स्कल्पचर। तो आर्कोलॉजिकल जो हम एविडेंस लें उसके अंदर स्कल्पचर मूर्ति कला को इंक्लूड किया गया है। और मैगस्थनीज आ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट चंद्रगुप्ता मौर्य विच सर्वाइव्स इन फ्रैगमेंट्स। तो जो आज मैगस्थनीज कौन था, मैगस्थनीज आ ग्रीक एम्बेसडर किसके कोर्ट में था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था। तो मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, इंडिका। उससे क्या है हमें मौर्यन एम्पायर को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, पार्ट्स ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाई कौटिल्य और चाणक्य। और अर्थशास्त्र किसने कंपोज्ड की थी,
को उसको कौटिल्य भी कहा जाता था, चाणक्य भी कहा जाता था, और उसका अदर नेम विष्णुगुप्त भी है। तो अर्थशास्त्र किसने कंपोज्ड की? चाणक्य ने। तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए। बुद्धिस्ट, जैना एंड पौराणिक लिटरेचर एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क। तो उस टाइम के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैनिज्म के टेक्स्ट हैं, और साथ ही साथ जो पौराणिक लिटरेचर है वो जो संस्कृत में लिखा हुआ है, तो वो भी हमें क्या है, मौर्यन एम्पायर जानने में हेल्प करता है। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका 272/268 231 BC on rocks and pillars are often regarded as amongst the most valuable sources। तो अशोका का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में क्या है, उसने जो पिलर्स थे, रॉक्स थी, उनके ऊपर जो क्या है एनग्रेव करवाए, जो इंस्क्रिप्शंस खुदवाए, वो क्या है हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज होते हैं मौर्यन एम्पायर को जानने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि मौर्यन एम्पायर्स को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हेल्पफुल हैं। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर्स हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेस, नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पोलिश पिलर्स। तो अशोका ऐसा फर्स्ट रूलर था जिसने क्या है, जो मैसेज थे उनको क्या इंस्क्राइब करवाया, किसके ऊपर, जो नेचुरल रॉक्स थी या पोलिश्ड पिलर्स थे उनके ऊपर लिखवा। ही यूज टू इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धमा। तो उन्होंने क्या है यहाँ पर धमा को समझने के लिए उन पिलर्स के ऊपर लिखवाया। तो धमा कोई एक स्टूडेंट्स रिलीजन नहीं था, धमा क्या है, एक प्रिंसिपल्स होते थे उस टाइम की। तो कुछ सिद्धांत थे जो अशोक ने बनाए थे, तो उसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इंक्लूड रेस्पेक्ट टुवार्ड्स एल्डर्स, कि बड़ों की रेस्पेक्ट करो। सेकेंडली था जेन्यूरिटी टुवार्ड्स ब्राह्मण्स एंड दोज हु रिनाउंस वर्थली लाइफ। तो सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं और जो सन्यासी लोग हैं, उन्होंने जो अपने गृह का त्याग कर दिया है, उनका रेस्पेक्ट करो। थर्डली है ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली। तो जो सर्वेंट्स हैं और जो स्लेव्स हैं उनके साथ क्या है, अच्छा ट्रीट करें। और फोर्थली था रेस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वन ओ वन। तो उन्होंने अशोका ने कहा कि अपने रिलीजन्स के अलावा दूसरों के जो ट्रेडिशंस हैं, अदर रिलीजन्स हैं, उनका की भी क्या है, रेस्पेक्ट करें। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स धमा भी क्लियर हो गया होगा। धमा इज अ प्रिंसिपल्स का एक ग्रुप था उस टाइम जो अशोका ने इंक्लूड किया गया था, और वो जो धमा तो उसने इसके ऊपर इंस्क्राइब कराया था उस टाइम के जो नेचुरल रॉक्स थे और साथ ही साथ जो पोलिश पिलर्स थे उनके ऊपर। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस प्रकार का था। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे इन द एम्पायर के अंदर। द कैपिटल पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, उसके अलावा जो प्रोविंशियल सेंटर्स होते थे उनके अंदर तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी आल मेंशनड इन अशोका इंस्क्रिप्शंस। तो ये सब क्या है, हम अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उस टाइम क्या है 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करता था। फर्स्टली क्या है, पाटलिपुत्रा कैपिटल हुआ करती थी, और प्रोविंशियल जो सेंटर्स होते थे उसके अंदर तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी को इंक्लूड किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। और तक्षशिला एंड उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन इम्पोर्टेंट distance trade routes, while Suvarnagiri literary the Golden Mountains was possibly important for tapping for gold mines of Karnataka। उस टाइम क्या है, जो तक्षशिला और उज्जैनी होती थी वो क्या है, उस टाइम क्या है ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, और सुवर्णगिरी का क्या मीन्स होता था, द गोल्डन माउंटेन्स। और सुवर्णगिरी को किसके साथ जोड़कर देखा जाता था, गोल्ड माइंस के साथ जोड़कर देखा जाता था। और उस टाइम गोल्ड माइंस कहाँ पर हुआ करती थी, कर्नाटका में। और प्रेजेंट टाइम में भी हम देखते हैं कि कोलार की खान हमें कर्नाटका में ही पाई जाती हैं, गोल्ड माइंस है वो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवाइंस रूट्स वर विटल्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। तो उस टाइम क्या है
कि जो नदियाँ होती थी और जो लैंड और रिवाइंस रूट्स होते थे उन दोनों ही तरीक़ों से क्या है उस टाइम ट्रेड किया जाता था और वो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा साधन होते थे। मैगस्थनीज मेंशन अ कमेटी विथ 6 सबकॉन्टिनेंट्स फॉर coordinating military activity of these. One looked after the heavy navy, the second managed transport and provisions, the third one responsible for foot soldiers, the fourth for horses, the fifth for chariot, the sixth for elephant. तो मैगस्थनीज ने क्या है, मैगस्थनीज का ने बताया कि उस टाइम क्या है एक कमेटी हुआ करती थी और उसके अंदर क्या है 6 सब कमेटीज हुआ करती थी। तो उसने बताया कि जो फर्स्ट कमेटी हुआ करती थी वो क्या है नेवी का लुक आफ्टर करती थी। सेकेंडली कमेटी थी उसका काम होता था कि वो जो ट्रांसपोर्ट होते थे प्रोविजंस होते थे उनको लुक आफ्टर करती थी। थर्डली जो सब कमेटी होती थी उसका कार्य होता था कि जो फुट सोल्जर होते थे उनके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होती थी। और फोर्थ क्या है वो हॉर्सेज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती थी। और फिफ्थ जो चैरियट्स होते थे उनके उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती थी। और 6 जो सब कमेटीज होती थी वो एलिफेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होती थी। तो इसी प्रकार से दीज एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंड सब कमेटी वर रादर वेरियड, अरेंज फॉर बुल कार्ट्स टू कैरिंग इक्विपमेंट, procuring food for soldiers and fodder for animals, and recruiting servants and artisans to look after the soldiers. तो सेकेंडली जो सब कमेटी होती थी उसका काम होता था कि उस टाइम जो बुल कार्ट होती थी वो क्या है औजारों को लाने ले जाने का काम करती थी। और ये क्या है उस टाइम जो सोल्जर्स होते थे उनके भोजन की व्यवस्था करती थी, साथ साथ में जो एनिमल्स होते थे उनके चारे की ये सब कमेटी व्यवस्थाएं करती थी। स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज धमा महामाते वर अपॉइंटेड टू सेपरेट द मैसेज ऑफ धमा। तो क्या है धमा के जो मैसेज थे उनको सेपरेट करने के लिए किनको अपॉइंट किया गया था, धमा मामाते को। तो यहाँ भी 1 मार्क्स क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है कि धमा का प्रचार करने के लिए किनको अपॉइंटमेंट किया गया था, तो उनको क्या है धमा मामाते कहा जाता था। अब हम देखते हैं हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर। तो ये जो मौर्यन एम्पायर था वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्या रीजन है। अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी द इमरजेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज रिगार्डिंग एज अ मेजर लैंडमार्क इंडियन was the under colonial rule was part of the British Empire। तो 19th सेंचुरी के अंदर जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या है अर्ली हिस्ट्री है उसके अंदर बताया कि जो मौर्यन एम्पायर था वो क्या है उस टाइम एक मेजर लैंडमार्क था और इस टाइम क्या है कॉलोनियल रूल चल रहा था। हमारे यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर था, हम उसका एक पार्ट हुआ करते थे। 19 एंड अर्ली 20th century Indian history founded the possibility that there was an empire in early Indian both challenging and exciting। तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी से पहले क्या इंडियन हिस्टोरियंस के पास बहुत से प्रकार के चैलेंजेस थे और उन्होंने क्या उन चैलेंजेस का सामना किया और बहुत से एविडेंस के जरिए इस मौर्यन एम्पायर के बारे में उन्होंने पता लगाया। lasted for about 150 years, which is not very long time in the vast span of the history of the subcontinent। तो हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो मौर्यन एम्पायर का जो टाइम पीरियड है वो कोई ज़्यादा लंबा नहीं रहा, 150 ईयर्स ओनली उसका टाइम पीरियड रहा। लेकिन क्या है मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट किस रीजन से रहा, उसका रीजन था कि उससे पहले कोई भी एम्पायर नहीं बना था इसलिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट था। साथ में ही उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हम देखते हैं उनकी जो कमेटीज हैं सब कमेटीज हैं और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अब हम 4th पॉइंट देखते हैं न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। तो चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। तो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जो साउथ के जो चीफ्स और किंग्स कौन कौन होते थे।
The new kingdoms that emerged in the Deccan and the further south, including the chieftains of the Cholas, Cheras, and Pandya's, Tamilkam, the name of the ancient Tamil country, which including parts of present-day Andhra Pradesh and Kerala, in addition to Tamil Nadu, proved to be stable and prosperous. तो उस टाइम पीरियड में जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें जो डेक्कन था और जो साउथ एरिया था उसको क्या तमिलकम कहा जाता था। उसके अंदर जो एंशियंट तमिल कंट्री थी वो इंक्लूड होती थी, साथ साथ जो हमारा प्रेजेंट डे का आंध्र प्रदेश है, केरला है, और साथ ही साथ जो तमिलनाडु का पार्ट है वो तमिलकम में इंक्लूड होता था। और यहाँ पर चोला, चेराज और पांड्याज, यहाँ पर क्या है जो नए नए जो चीफ्टेंस थे उन वो इमर्ज हो रहे थे, और साथ ही साथ ये क्या है बहुत ही समृद्ध लोग थे, बहुत ही धनी लोग थे। अब हम देखेंगे चीफ्स और चीफ्टेंस क्या होते हैं, चीफडम्स क्या होते हैं। अ चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन में और मे नॉट इज अ हेरेडिटी। तो चीफ्स क्या होता था, बहुत ही पावरफुल मैन होता था, उसकी जो पोजीशन होती थी वो क्या हेरिडिटी या वंशानुगत होती भी थी, कभी नहीं भी होती। ही ड्राइव्ड सपोर्ट फ्रॉम हिज किंग फॉक। हिज फंक्शंस में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, लीडरशिप इन वॉरफेयर एंड averting disputes. He receives gifts from his subordinates, unlike kings who usually collect taxes and often distribute these amongst his supporters. Generally, there are no regular armies and officials chieftains. तो जो क्या चीफ्टेंस होते थे उनका कार्य होता था कि वो युद्ध का संचालन करते थे, उसका नेतृत्व करते थे, और जो डिस्प्यूट्स हो जाते थे उनके बीच में वो मध्यस्थता का काम करते थे, मीडिएटर्स का काम करते थे। ये क्या राजा की तरह क्या है टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो अदर लोगों से क्या है ट्रिब्यूट्स लेते थे, वो भेंट लेते थे। अब हम आगे चलते हैं। मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहनाज हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, सेकेंड सेंचुरी BC, सेकेंड सेंचुरी CE, एंड सकाज आ people of Central Asian origin who established kingdoms in the northwestern and western parts of the subcontinents। तो हम क्या है उस टाइम की जो हमारा वेस्टर्न इंडिया था उसके अंदर कौन रूल कर रहे थे, सातवाहन लोग रूल कर रहे थे। और क्या टाइम पीरियड था, जो सेकंड सेंचुरी का टाइम पीरियड था उस टाइम में। और उस टाइम जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था उसके अंदर जो एशियाई के जो मूल लोग थे, जो जिनकी एशिया में ओरिजिन हुई थी, वो सकाज थे, वो भी इसके अंदर इंक्लूड थे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिवाइन किंग्स का क्या मीन्स था। तो कुशाणाज फर्स्ट सेंचुरी BC, द फर्स्ट सेंचुरी हु रूल्ड ओवर द वेस्ट किंगडम एग्जिस्टिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ इंडिया। तो इस टाइम क्या है कुशाणाज आए, और कुशाणाज का टाइम पीरियड क्या था, फर्स्ट सेंचुरी BC या फर्स्ट सेंचुरी AD। उन्होंने रूल किया, एक वास्ट किंगडम था उस टाइम उनका। उन्होंने सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कंट्रोल किया, वहाँ पर क्या है उन्होंने रूल किया था। मैनी कुशाणाज रूलर्स आल्सो अडोप्टेड द टाइटल देवपुत्रा सन ऑफ गॉड। तो मैनी कुशाणाज रूलर्स थे, उन्होंने कौन सी टाइटल को अडोप्ट किया था, उनकी टाइटल थी देवपुत्रा। देवपुत्रा का मीन्स क्या होता है, सन ऑफ गॉड। पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स हु कॉल्ड देमसेल्व्स सन ऑफ हेवंस। तो हो सकता है कि ये लोग क्या चाइनीज रूलर्स थे, उनसे इंस्पायर्ड हुए हों। चाइनीज रूलर्स क्या है, कौन सी जो टाइटल्स थे उसके अडोप्ट करते थे, वो अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे। बाय द फोर्थ सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। तो फोर्थ सेंचुरी के अंदर कौन सा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, गुप्ता एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, और वो बहुत ही लार्जेस्ट स्टेट था। मैनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन सामंताज मैन हु मेंशनड देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। तो ये जो गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग्स होते थे, ये क्या है किसके ऊपर डिपेंड होते थे, सामंताज के ऊपर डिपेंड होते थे। उस टाइम जो मैंस होते थे वो क्या है
इंक्लूड होते थे इन सब चीज़ों में। और वही क्या है, जो उस टाइम पीरियड की जो लैंड होती थी उसको सामंताज अपने कंट्रोल में रखते थे। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट्स टू रूलर्स। तो ये जो ये सामंताज लोग थे ये क्या है, उस टाइम पीरियड में मिलिट्री सपोर्टर्स के रूप में रूलर्स की हेल्प करते थे। पावरफुल सामंताज कुड बिकम किंग्स, conversely weak rulers might found themselves being reduced to position of subordinate। subordinate means उसके अधीन होना। तो कभी कभी क्या है, सामंताज ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे तो ये क्या है, किंग भी बन बैठते थे। और जब किंग होता था तो ये क्या है, उनका सबॉर्डिनेट बन जाता था, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती थी। हिस्टोरियन ऑफ गुप्ता रूलर्स हैव बीन reconstructed from literature, coins and inscriptions, including prasastis composed in praise of kings in particulars and patterns in journals by poets। तो क्या है, गुप्ता रूलर्स को जानने के लिए हिस्टोरियंस ने कौन कौन सी एविडेंस का यूज किया, तो उसके अंदर सबसे पहले लिटरेचर को इंक्लूड किया गया। जो भी क्या है टेक्स्ट्स लिखे गए थे उनको इंक्लूड किया गया है। साथ में उस टाइम के जो कॉइन्स थे, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसको इंक्लूड किया है। साथ में उस टाइम में किसी भी जो किंग होता था उसकी प्रेज में जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी उनको इंक्लूड किया गया है। और साथ साथ में जो उस टाइम के जो पोइट्स होते थे, जो वो क्या है रचनाएं कंपोज करते थे, उनको इंक्लूड किया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि गुप्ताज डायनेस्टी को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज थे, कौन कौन से एविडेंस थे जिससे हम उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो कॉइन्स दिखाए गए हैं, ये कुषाणाज टाइम पीरियड के कॉइन्स हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट के ऊपर जो कनिष्का कुषाण किंग है उसको दिखाया गया है। पीछे क्या है, डाइटी को दिखाया गया है कि ये लोग क्या है अपने साथ डाइटीज को भी, मेजर डाइटीज को भी जोड़कर देखते थे। अब हम आगे देखते हैं जो प्रयाग प्रशस्ति, आल्सो नोन एज अ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेन द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो ये प्रयाग प्रशस्ति है उसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस के नाम से भी जाना जाता है। और ये संस्कृत में कंपोज की गई है। और उसको किसने कंपोज किया, हरिसेना ने कंपोज किया। तो हरिसेना कौन था, ये समुद्रगुप्ता का एक कोर्ट पोइट हुआ करता था। और द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स 4th century CE इन अ केस इन अ पॉइंट। और कौन सा टाइम पीरियड था, गुप्ताज रूलर्स था उस टाइम, ये पावरफुल था और एक मिनिस्टर भी था ये साथ ही साथ में। और ये 4th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता की एक प्रशस्ति है उसके बारे में। और ये जो अंश है वो कहाँ से लिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति से लिया गया है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्ता के बारे में बताया गया है कि समुद्रगुप्ता को किस से, क्योंकि समुद्रगुप्ता का कोई भी क्या है रिवाइवल नहीं था, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। और उसमें क्या है बहुत सारे गुड क्वालिटीज होती थी। और साथ ही साथ क्या है, अगर वो बहुत अच्छा होता था, उसका मूड होता था, तो उसको कुबेर की तुलना की गई, उसको कुबेर कहा गया है। कुबेर का मीन्स है द गॉड ऑफ वेल्थ। और उसको वरुणा का नाम दिया गया है, द गॉड ऑफ द ओशियन कहा गया है। उसको इंद्रा कहा गया है कि द गॉड ऑफ रेन्स इंद्रा होता है, वो भी कहा गया है। यमा भी कहा गया है द गॉड ऑफ डेथ। जब वो नाराज होता था तो उसको एक यम के साथ उसकी तुलना की गई है। तो ये समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त को किस अन्य नामों से जाना जाता। तो उनको कई डाइटीज के साथ उसका कंपैरिजन भी किया गया है। अब नेक्स्ट हम अपने 5 पॉइंट को देखते हैं। आ चेंजिंग कंट्री साइड, तो किस किस प्रकार से जो कंट्री साइड थे, देहात है, उसमें भी चेंजेज आए। नेवरथलेस हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय एग्जामिन स्टोरीज कंटेनिंग इन एंथोलॉजीज सच एज द जातकाज एंड द पंचतंत्राज। तो उस टाइम क्या है, हमें रूलर्स के बारे में तो पता चलता है
कि रूलर्स किस प्रकार के होते थे, उनकी किस प्रकार की उस टाइम की छवि होती थी, उन सब के बारे में तो पता चलता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, आम जनता होती थी, उसके बारे में हमें बहुत कम पता चलता है कि जो किंग्स लोग होते थे वो क्या है ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उनके साथ किस प्रकार का ट्रीट करते थे। तो हमें इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? इसके एविडेंस हमें जो हिस्टोरियंस को क्या है उस टाइम की जो जातकाज टेल्स होती थी और पंचतंत्राज जो टेल्स होती थी, उनके द्वारा जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं उनके बारे में जानने को मिला। साथ ही साथ क्या है जो किंग्स थे वो किस प्रकार की अपनी जो प्रजा होती थी, अपने जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे उनके साथ किस प्रकार का ट्रीट करते थे। वन स्टोरी नोन एज द गंधतुंदवा जातका डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ द विक्ड किंग। तो यहाँ पर एक जातका बताया है, उसके अंदर एक बुरे राजा के बारे में बताया गया है कि राजा किस प्रकार से जनता के साथ ट्रीट करता है। तो दीज इंक्लूड elderly women and men, cultivators, herder, village boys and even animals। तो इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है? मैन थे उस टाइम के, वुमेन्स थे, कल्टीवेटर्स कृषक लोग थे, हर्डर पशुपालक लोग थे, विलेज के बॉयज, एनिमल्स, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। व्हेन द किंग्स वेंट टू डिस्गाइज टू फाइंड आउट व्हाट इज सब्जेक्ट दो थॉट अबाउट हिम, ईच ऑफ देम crushed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night by tax collectors during the day। तो क्या है कभी कभी राजा क्या अपना भेष बदल कर और वो आम जनता की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए जाता था। तो राजा ने क्या है ऑर्डिनरी पीपल्स को जाना, तो उसको पता चला कि हर पीपल क्या था उसकी कंप्लेन कर रहा था, शिकायत कर रहा था, और हर कोई क्या है बहुत ही दुखदाई लाइफ स्पेंड कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि क्या है हमें नाइट के टाइम रोबर्स का सामना करना पड़ता है, वो हम पर अटैक करते हैं, हमें लूटते हैं, और दिन के समय क्या है हमें टैक्सेस को देना पड़ता है। अब हम आगे आते हैं और हम देखते हैं 5.2 में कि उनकी जो मेन स्ट्रेटजीज क्या होती थी। वन सच स्ट्रेटेजी वाज द शिफ्ट टू प्लग एग्रीकल्चर। तो क्या है जो सब एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शंस हुआ उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? प्लग मिस हल। एग्रीकल्चर में अब हल आ गया था शिफ्ट होकर। द आयरन टिप्ड प्लग शेयर वाज यूज टू टर्न द एलुवियल सोयल इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल। तो जिन एरियाज़ के अंदर हाई रेनफॉल होता था और एलिवेल सोयल्स होता था, वहाँ पर क्या है आयरन टिप्ड वाले जो प्लग शेयर्स थे उनका यूज किया जाता था, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शंस होता था। मोर ओवर इन सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली प्रोडक्शंस ऑफ पैडी वाज ड्रामेटिकली इंक्रीज बाय द इंट्रोडक्शंस ऑफ द ट्रांसप्लांटेशंस, ऑल्दो दिस मींट बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर्स। तो उस टाइम क्या है जो गंगा वैली थी वहाँ के आसपास में पैडी को ग्रो किया जाता था। जो पैडी है उसको क्या है पहले प्लांटेशन उसका रोपण किया जाता है, तो क्या है उसके लिए बहुत सारी लेबर्स का ज़रूरत पड़ती है। तो इसको करने के लिए जो लेबर होती है उसकी बैक ब्रेकिंग हो जाती है, कमर तोड़ मेहनत होती है, लेकिन उससे एक बेनिफिट होता था कि बहुत बड़ी मात्रा में उस टाइम प्रोडक्शन होता था। वाइल द आयरन plug shears lead to grow in agriculture productivity, it is used restricted to certain parts of the subcontinents। तो उस टाइम जो आयरन प्लग शेयर्स था उससे क्या एग्रीकल्चर ग्रोथ होने लगी थी, प्रोडक्टिविटी में क्या है चेंजेस आने लगे थे, लेकिन जो प्लग शेयर्स था वो क्या हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा था। कल्टीवेटर्स in areas which were semi-arid such as part of Punjab, Rajasthan did not adopt it till the 20th century। तो लाइक पंजाब और राजस्थान के जो एरियाज थे वो सेमी एरियाड लैंड थे, तो उन्होंने क्या इस आयरन प्लग शेयर्स को क्या 20th सेंचुरी में जाकर अडॉप्ट किया था। और साथ ही साथ क्या है जो नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट्स होते थे सब कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती थी, क्योंकि वहाँ पर हिली एरियाज होता था, वहाँ पर क्या आयरन प्लग शेयर्स का
नोट अप्लाइड, नोट एपेबल था, नहीं। तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता था? एक हो होता था, हो लाई का एक इक्विपमेंट होता था, उस औजार का वो यूज करते थे। हो मीन्स खुदाल का यूज करते थे हिली एरियाज के अंदर। कम्युनिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क्स, द लेटर यूजुअली पावरफुल मैन इंक्लूडिंग किंग्स ऑफन रिकॉर्डेड सच एक्टिविटीज इन इंस्क्रिप्शंस। तो उस टाइम इंडिविजुअली क्या है, जो इरिगेशन होता था उसका भी कार्य होता था। जो मोर पावरफुल होते थे, जो लोग क्या इरिगेशन के लिए जो टैंक्स बनवाते थे, वेल्स बनवाते थे, कैनल्स बनवाते थे, वो लोग या तो बहुत ही मोर पावरफुल होते थे या लाइक राजा लोग ही ऐसा करवाते थे। अब हम 5.3 में देखते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंसेस थे रूरल सोसाइटी के अंदर, किस प्रकार से भेदभाव आ गए थे, किस प्रकार से इस प्रकार की विभिन्नताएं एक सोसाइटी के अंदर आ गई थी। वाइल दीज टेक्नोलॉजी ऑफन लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शंस, द बेनिफिट्स वर अनइवन। तो इस टाइम क्या है, जो टेक्नोलॉजी आ गई थी उस कारण से जो प्रोडक्शंस है वो अनइक्वल हो रहा था, हर जगह क्या है सेम नहीं हो रहा था। इस कारण से भी क्या है रूरल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए थे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस रेफर्स टू लैंडलेस एग्रीकल्चर्स लेबर, स्मॉल पीजेंट्स एज वेल एज लार्ज लैंडलॉर्ड्स। तो उस टाइम क्या है बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशंस था उससे हमें पता चलता है कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स भी हुआ करती थी उस टाइम। जिन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं होती थी वो लेबर के रूप में एग्रीकल्चर पर कार्य करते थे। स्मॉल पीजेंट्स भी हुआ करते थे और लाइक लार्ज लैंडलॉर्ड्स भी हुआ करते थे। तो रूरल सोसाइटी में इस प्रकार के डिफरेंसेस आना ओबियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट था। द टर्म घैपति वाज ऑफन यूज्ड अ पॉलीटेक्स्ट टू डिजाइन द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी। तो घैपति वर्ड है ये क्या है, पॉलीटेक्सिस से मिला है हमें। तो द लार्ज लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज द विलेज हेडमैन हुज पोजिशन वाज ऑफन हेरेडिटी इमर्ज एज अ पावरफुल फिगर्स एज ऑफन एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर अदर कल्टिवेटर्स। तो ये घैपति वर्ड्स है, ये क्या है, इसको विलेज का हेडमैन माना जाता था। इसकी पोजीशन क्या है, हेरेडिटी वंशानुगत होती थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही व्यक्ति घैपति उसी की फैमिली से बनता जाता था। और साथ ही साथ क्या है बहुत ही पावरफुल फिगर्स इमर्ज हो रहे थे इस टाइम। और ये लोग जो ये घैपति था ये किसको कंट्रोल करता था, कल्टीवेटर्स मीन्स किसका, कृषक को कंट्रोल करता था। अर्ली तमिल लिटरेचर्स द संगमा टेक्सिज आल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज। तो हम अर्ली तमिल लिटरेचर की बात करें, जो संगमा टेक्स है उसकी बात करें, तो वहाँ पर क्या है डिफरेंट कैटेगरीज का वर्णन किया गया है। लैंडलॉर्ड्स को, पीजेंट्स को लेकर इनके अलग अलग नाम दिए गए तमिल टेक्स के अंदर। तो जो लार्ज लैंडलॉर्ड थे उनको तमिल टैक्स के अंदर किस नाम से जाना जाता है, उनको वेल्लार कहा जाता है। और जो प्लग्स मैन होते थे, खेतों में हल चलाने वाले होते थे, उनको तमिल टैक्स के अंदर उज्जवार कहा गया। और जो स्लेव्स होते थे उनको क्या है अदमाई कहा गया है। तो ये तीनों टर्म्स भी हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो घैपति है उसका क्या मीन्स है। घैपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो घैपति का मीन्स है ओनर, या उसको मास्टर कह लीजिए या उसको हाउस होल्ड का हेड कह लीजिए। हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स, वर्कर्स हु शेयर्ड अ कॉमन रेजिडेंस। तो उसके जो कॉमन रेजिडेंस में जो मैन, वुमेन्स, लाइक चिल्ड्रंस, स्लेव्स जो भी रहता था वो सबको कंट्रोल करता था। He was also the owner of the resources, land, animals and other things that belong to household। और जितनी भी जो थिंग्स थी जो हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी उसको कंट्रोल करने का काम सिर्फ घैपति का ही होता था। समटाइम्स द टर्म्स was used as a marker of status of man belonging to the urban elite। अर्बन इलियट का मतलब है यहाँ पर जो शहरी संभ्रांत लोग होते थे, इंक्लूड वेल्दी मर्चेंट्स होते थे, उनके लिए भी क्या है जो अर्बन इलाइट्स होते थे, साथ में वेल्दी मर्चेंट होते थे, उनके लिए भी क्या है जो घैपति
जो वर्ड मीनिंग्स है उस टर्म्स का यूज किया जाता था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर हमारा पसंद आया होगा। तो इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।